11th क्लास बेटा नेक्स्ट आज जो हम टॉपिक करेंगे डेट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 फ्लूइड फ्लो। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द लिक्विड passing through a point travel along the same path and with the same velocity as the preceding element passing through the same point। तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स शो किए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ए के ऊपर वेलोसिटी v1 शो कर रही है, बी के ऊपर v2 एंड सी के ऊपर v3। तो जो पार्टिकल पॉइंट ए पे था उसकी वेलोसिटी v1 थी, जब वो पार्टिकल ए से बी पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। एट द सेम टाइम पीछे से कोई नया पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v1 के इक्वल ही होगी, क्योंकि इससे पहले जो पार्टिकल यहाँ पर था उसकी वेलोसिटी v1 के बराबर थी। सिमिलरली पॉइंट बी के ऊपर जब भी कोई पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 होगी। अगर वो निकल जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी भी v2 होगी। तो इस तरह से पीछे से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी बी पॉइंट के ऊपर v2 के इक्वल ही होगी और सिमिलरली पॉइंट सी के ऊपर v3 के इक्वल होगी। तो अगर इस तरह का फ्लो होता है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो एक और यहाँ पर स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन है। स्ट्रीमलाइन किसको बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब स्ट्रीम लाइन किसको बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन में भी डिफाइंड एज अ पाथ, ये पाथ होता है। तो इट इज डिफाइंड एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे ए पॉइंट के ऊपर ये लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे जो डार्क लाइन है, सॉलिड लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन है। और स्ट्रीम लाइन के ऊपर अगर आप इस टेंजेंट को ड्रॉ करते हो तो वहां पर टेंजेंट जो है वो वेलोसिटी आपको बताएगा। टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो किस डायरेक्शन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, उस चीज को यहाँ पर शो करेगा टेंजेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्यूब ऑफ फ्लो। द ट्यूब ऑफ फ्लो इज द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन ये दिख रही है यहाँ पर, इसी तरह से ऊपर एक और स्ट्रीमलाइन होगी, नीचे भी स्ट्रीमलाइन होगी। तो इस तरह से जो स्ट्रीमलाइन का जो बंडल होगा, द ट्यूब ऑफ फ्लो इज अ बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन हैविंग द सेम वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एलिमेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो जो बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस है उसको हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। अब इसके बाद टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज फाउंड दैट द लिक्विड कैन पोसेस स्ट्रीमलाइन फ्लो ओनली व्हेन इट्स वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर उसकी वेलोसिटी, लिक्विड की वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तब स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो पॉसिबल होता है। बट अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ लिक्विड मूव अलोंग जिग जैग पाथ। तो एक स्मूथ लाइन में फ्लो नहीं करते हैं पार्टिकल्स, जो है वो जिग जैग पाथ में फ्लो करना शुरू हो जाते हैं जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है और लिक्विड जो है वो स्मूथली चलने के बजाय चर्नड अप हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लैमिनार फ्लो क्या होता है। लैमिनार फ्लो तब आता है जब अगर किसी ट्यूब के अंदर, या फिर सपोज करो कि आप एक रिवर के अंदर बात करते हैं, तो डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो है लिक्विड जो है वो फ्लो करता है। तो उस टाइम पर जो हम बोलते हैं द फ्लो ऑफ लिक्विड जो है दैट इज कॉल्ड लैमिनार। इसकी डेफिनेशन अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ से मिलेगी। The velocity of the layer at the axis is maximum, and as we goes toward the wall of the tube, the velocity of the layers goes on decreasing। तो layers में जो है वो velocity मूव कर रही है। जैसे ये आपके पास कोई पाइप या ट्यूब है तो इस सिचुएशन में जो walls के साथ जो है वो velocity कम रहेगी और सेंटर में एक्सिस पे velocity ज़्यादा होती है। तो इस तरह से एक पैराबोलिक सा प्रोफाइल बन जाएगा। द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ सच ए लिक्विड इज पैराबोलिक एज शोन इन फिगर एंड सच फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है छोटी सी, रेनॉल्ड नंबर किसको बोलते हैं। रेनॉल्ड नंबर यहाँ पर जो शो करेंगे वो अगर इस फार्मूला का आप देखो तो क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फार्मूला है।
critical velocity which is equal to n eta rho and d stand for diameter, is a coefficient of viscosity, eta is a coefficient of viscosity, rho is the density, और n इस केस में होते हैं रेनॉल्ड नंबर. For the viscous liquid, the flow is observed to be laminar when n lies between 0 to 2000. 0 से 2000 के बीच में जो है वो लिक्विड का जो फ्लो है वो लैमिनार होता है. यहाँ पर थोड़ा सा गलत बेटा लिख दिया हुआ है. अगर वैल्यू 3000 से ज़्यादा होती है तो टर्बुलेंट होता है. n की वैल्यू 3000 से ज़्यादा हो तो टर्बुलेंट होगा. एंड बिटवीन 2000 एंड 3000 यहाँ पर मिक्सचर हो जाएगा लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो दोनों का. तो ये आपके रेनॉल्ड नंबर की, यहाँ से आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि जो फ्लो है वो आपका टर्बुलेंट है या लैमिनार है. नेक्स्ट बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास जो आर्टिकल है नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या यहाँ पर बताएगी कि अगर एक आपके पास कोई भी ट्यूब है, कोई पाइप है, तो सिंपल सी बात है जितना लिक्विड एक साइड से एंटर करेगा उतना ही लिक्विड दूसरी साइड से बाहर निकलेगा. तो यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट द एंड ए पॉइंट के ऊपर अगर ये ए है तो यहाँ पे कितना लिक्विड 1 सेकेंड में एंटर कर रहा है, विच इज इक्वल टू A1 V1. A1 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट A1 एंड V1 इज द वेलोसिटी एट दिस एंड. तो मास किसके इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट पॉइंट ए. तो मास विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू V1 विच इज इक्वल टू वॉल्यूम, उसको डेंसिटी ρ1 से मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली मास ऑफ द लिक्विड लीविंग पर सेकेंड एट द पॉइंट बी, तो बी पॉइंट से कितना बाहर निकल रहा है, विच इज इक्वल टू A2 V2 और ρ2. अब क्योंकि बीच में से कोई भी लिक्विड जो है किसी दूसरी साइड पे वेस्ट नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड बाहर जाएगा. तो मास ऑफ द लिक्विड एंटर फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम पॉइंट बी. अब यहाँ पर एक यम्शंस कह सकते हो या फिर आपके पास कंडीशन लगा दी कि अगर लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है. इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, कंप्रेस नहीं हो रहा, तो ρ1 और ρ2 आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो उसको रो लिख दिया, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा आपने याद रखनी है. इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस सम ऑब्जर्व्ड फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो अगर आप किसी रिवर की बात करते हो तो रिवर के अंदर कई बार क्या होता है, गहराई कम होती है, कई बार गहराई ज़्यादा होती है. तो ऐसी सिचुएशन में लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है, तो ये उसकी जो विड्थ दे रखी है, ये डेप्थ D1 दे रखी है. विड्थ तो दोनों तरफ सेम ही रहेगी बट डेप्थ यहाँ पर D2 है. तो अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन जितना आपके पास वॉल्यूम इस साइड से लिक्विड का चल रहा है उतना ही वॉल्यूम इस साइड से बाहर भी निकलेगा. तो ऐसी सिचुएशन में A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ऑलरेडी हमने किया हुआ है. तो A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होता है? B विड्थ और D1 डेप्थ, साथ में V1 रहेगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? विड्थ तो सेम ही रहेगी, D2 और V2. तो V2 वेलोसिटी एट दिस एंड, B पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू D1 डिवाइड बाय D2 साथ में V1. तो इस इक्वेशन से आपको ये चीज क्लियर होती है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर डेप्थ कम है तो वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है, और अगर डेप्थ ज्यादा है तो वहां पर वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी. तो ये एक छोटी सी एक तरह से एप्लीकेशन या एक्सप्लेनेशन कह सकते थे आप कंटिन्यूटी इक्वेशन की. तो इसको भी बेटा आपने करना है अच्छी तरह से. नेक्स्ट बेटा एनर्जी ऑफ द लिक्विड. आमतौर पर हम दो एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर लिक्विड के केस में आपके पास प्रेशर एनर्जी भी साथ में काउंट होगी. तो पहले हम बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की. इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय लिक्विड बाय विर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर. तो उसके प्रेशर की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी. अगर इस डायग्राम को देखो तो एक आपके पास कंटेनर है, कंटेनर के नीचे बॉटम के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है. तो ऊपर का जितना भी लिक्विड है वो बाहर की तरफ जाना चाहता है, एक प्रेशर लगाएगा बाहर की तरफ.
हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पिस्टन को अंदर की तरफ पुश करते हैं। तो पुश करने के टाइम उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में कितना वर्क डन होगा इस पिस्टन को एक्स डिस्टेंस मूव करने के लिए, तो वर्क डन इन पुशिंग द मास ए एक्स रो ऑफ द लिक्विड इनटू द टैंक। तो मास जो आपके पास ए एक्स रो है उसको आप मूव कर रहे हो। ए एक्स रो कौन सा मास हो जाएगा, ए इस हिस्से का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्स अगर इसका जो है डिस्टेंस हो गया तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। पहले आपका लिक्विड यहां तक था, इस पॉइंट तक, तो हमने इतना लिक्विड जो इस हिस्से में लिक्विड है उसको मूव कर दिया, पुश कर दिया, किस साइड, ऊपर कंटेनर के अंदर। तो वही है यहाँ पर वर्क डन इन पुशिंग द मास ए एक्स रो ऑफ द लिक्विड इनटू द टैंक। वो वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर होती है, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और साथ में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स। तो पी ए एक्स। तो यहां पर प्रेशर एनर्जी, क्योंकि वर्क डन विल बी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, ये प्रेशर एनर्जी है पी ए एक्स, इसको मास से डिवाइड करोगे ए एक्स रो के साथ, तो आपके पास बन जाएगा पी डिवाइड बाय रो। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है विच इज इक्वल टू पी, प्रेशर की इक्वल ही रहेगी। तो ये आपने, हम आगे जो यूज करने वाले हैं वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास है, इसलिए इस पॉइंट को आपने ध्यान से यहाँ पे स्टडी करना है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस पॉइंट डिवाइड बाय डेंसिटी रो। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द लिक्विड ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो ये किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी तो mgh की इक्वल होती है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होगी mgs डिवाइड बाय m विच इज इक्वल टू gh। देन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोसेस्ड बाय लिक्विड ड्यू टू इट्स मोशन, किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब एनर्जी पर यूनिट मास की बात करते हैं तो हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय m विच इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। तो इतना बेटा आज आप करोगे, इसको लर्न करना है या, और साथ में अपनी कॉपीज के ऊपर नोट भी करना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है बर्नौलीज थ्योरम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बड़े क्वेश्चंस में, और इसकी खुद भी आती है, उसकी एप्लीकेशंस भी आती हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम हम कल करेंगे। इससे पहले वाला जो काम है वो आपने अभी नोट करके लर्न करना।